नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। त्योहारों से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, जीएसटी में 12% और 28% के स्लैब खत्म। अब केवल 5% और 18% की होंगी दरें। नई दरें 22 सितंबर से लागू। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जो वादा किया वो निभाया। जीएसटी घटने से दूध, पनीर, घी, साबुन होंगे सस्ते। एसी, टीवी और फ्रिज के भी घटेंगे दाम। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री, लेकिन सिगरेट, पान मसाला, शराब और लग्जरी सामान पर लगेगा 40% टैक्स। सीमेंट भी होगा सस्ता। जीएसटी रेट 28% से घटकर 18% हुआ। ऑटो सेक्टर को भी मिली सौगात। छोटी कारों और 350 सीसी से नीचे की बाइक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%। मिड साइज एसयूवीज और लग्जरी कारों पर लगेगा 40% जीएसटी, लेकिन सेस से राहत। दरों में कटौती के साथ साथ जीएसटी के प्रोसेस में बड़े सुधार। अब 3 वर्किंग डेज के अंदर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रिफंड और टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया भी होगी आसान। तेज शुरुआत के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। सेंसेक्स, निफ्टी ऊपरी सर से फिसलकर बंद। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट पर बंद। NIRF रैंकिंग में IISc बंगलुरु नंबर 1 यूनिवर्सिटी। कॉलेज की लिस्ट में दिल्ली के हिंदू कॉलेज ने मारी बाजी। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास सबसे आगे। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ एनडीए का बिहार बंद। सड़कों पर दिखा बंद का असर। बीजेपी नेताओं ने किया सड़क पर प्रदर्शन। दिल्ली में बारिश से हाल बेहाल। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। निचले इलाकों में घुसा पानी। 40 साल में सबसे भयंकर बाढ़ से पंजाब की जंग जारी। अब तक 37 लोगों की मौत, करीब 4 लाख लोग प्रभावित। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात जीएसटी रिफॉर्म की। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की शुरुआत हो गई है। त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ा गिफ्ट दे दिया है। जीएसटी के 12% और 28% के 2 स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। अब केवल 5% और 18% के स्लैब ही लागू रहेंगे। नई जीएसटी रेट 22 सितंबर से लागू होंगे। जीएसटी दरें कम होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली कई चीजें हैं जो सस्ती हो जाएंगी। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। साथ ही जीएसटी में और भी कई सुधार किए गए हैं। ये सब अब जानते हैं। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आलोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी रेट कट में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं? खास तौर पर कौन से सामान है जो अब सस्ते हो जाएंगे? बिल्कुल, बड़े बदलाव तो यही है कि जो 4 स्लैब थे उसकी जगह पे अब सिर्फ 2 स्लैब हो गया है, 5% और 18%। बाकी 12% और 28% स्लैब खत्म हो गया है। एक 40% का भी स्लैब है, वो सिन और लग्जरी गुड्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़े बदलाव ये भी हुए हैं कि आम लोगों के लिए जो चीजें हैं वो बड़ी सस्ती हो गई हैं। बहुत सारे आइटम्स, करीब 175 से 200 के करीब मोटा मोटी जो आइटम्स हैं वो सस्ते हो गए हैं। रोजमर्रा की चीज़ों से लेकर खाने पीने की चीज़ों से लेकर इवन आप कहें तो जो ऐसे सामान जिसके लिए मिडिल क्लास लगातार संघर्ष करता है, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी 28% से घटकर 18% पे आ गए हैं। छोटी कारें अगर लेने का मन है तो वहां पर भी आपको 18% हो गया 28% से। सीमेंट अगर घर बनाना है तो वहां पर भी सीमेंट पर जो जीएसटी दर 28% लगती थी उसको भी घटाकर 18% कर दिया गया है। और यही नहीं, बड़ी कारें भी जिस पर सेस लगता था, अगर सेस का जब सिस्टम खत्म हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि 40% ही उस पर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। तो एक तरह से जो बड़ी गाड़ियां जिन पर सेस लगता था, करीब 47-48% उस पर टैक्स देना पड़ता था, वो भी 40% की हो गई। तो यहाँ पे देखें तो हर जगह से आम लोगों को या खास लोग भी हैं, सबको राहत है। खास तौर से मिडिल क्लास और कॉमन मैन, सबके खाने पीने की चीज़ों की, रहने की जो व्यवस्था है, उसको हर चीज़ पर, लाइफ के हर चीज़ को जो चीज़ टच करती हैं उसकी चीज़ों में दामों में कटौती की गई है। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको एग्जम्प्ट करके 0 कर दिया गया है।
चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है उसको भी एग्जाम करके जीरो कर दिया गया है। और इसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई का सामान होता है वो सब भी कुछ सामानों को जीरो कर दिया गया है, मैक्सिमम को 5 पे लाया गया है। तो जो भी चीज़ें एसेंशियल, खाने पीने, आपको मेडिकल की फैसिलिटी, इस सब पर जीएसटी में कटौती करके 5% की गई है। बाकी तो बाकी चीज़ें 18% पे हैं, बहुत सारी 28% से 18% पे चीज़ें आ गई हैं। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो नए जीएसटी स्लैब में 1200 सीसी से कम की कारें तो सस्ती हुई ही हैं, लेकिन महंगी कारों को भी राहत मिलती दिख रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीआईसी चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब महंगी कारों पर कुल 40% जीएसटी ही लगेगा, जो पहले सेस के साथ 48% से ज्यादा हो जाता था। अब एक तरह से देखें तो आपने तो कहा कि छोटी कारों में सबको राहत मिल गई, यहाँ तो बड़ी कारों को भी एक तरह से कहें तो राहत मिल गई, क्योंकि बड़ी कार जो 47% के आसपास उन पे टैक्स इंसिडेंस था उस पर तो 40% हो गया। तो ये भी एक तरह से बड़ी कारों पे, लग्जरी कारों पे भी एक तरह से राहत हो गई। देखिए, जहाँ तक बड़ी कारों पे जिसपे पहले जीएसटी की दर 28% थी और मान लिया कि उस पर कॉम्पनसेशन सेस 20% लगता था, मिलाकर वो 48% हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि जब ये जो एक्सरसाइज करी, जीएसटी लॉ में प्रावधान है कि मैक्सिमम दर जो लगाई जा सकती है वो 40% है। तो वो मैक्सिमम दर उस पर लगा, जहाँ पर भी 40% को क्रॉस कर रहे थे जो आइटम्स, उस पर वो 40% पे उसको लगा दिया गया है। हाँ, इसमें आपकी बात सही है कि उन कार्स पे जो पहले 48% टैक्स एट्रेट कर रही थी, अब उस पर 40% रह जाएगा। तो अब ऑटोमोबाइल पर कंपनसेशन सेट जो है सेस हट गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिन डीलर्स के पास गाड़ियां स्टॉक में हैं उन पर, और वो कंपनसेशन सेस भी दे चुके हैं, अब उसका सेट ऑफ कैसे किया जाएगा। इस पर भी सीबीआईसी चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने सफाई दी। देखिए, कई सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों ने डीलर के पास अपने गाड़ियों को भेजा फेस्टिव सीजन सेल्स के एंटिसिपेशन में, और जब डीलर ने ऑटो कंपनियों से लिया ये कार तो कंपनसेशन सेस ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है। अब 22 तारीख के बाद अब ये रेट घट जाएगा, कंपनसेशन सेस हट जाएगा। तो इनके पास जो कंपनसेशन सेस का अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है उसको सेट ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि नियम ये कहता है कि कंपनसेशन सेस को कंपनसेशन सेस के अगेंस्ट ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका क्या आपने कुछ रास्ता निकाला है? देखिए, जैसे इसमें जो कार्स हैं जिसपे कि जीएसटी प्लस कॉम्पनसेशन सेस लगकर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से क्लियरेंस हुई थी और अब वो कार डीलर के पास में है, तो डीलर उस पर अपना जीएसटी का आईटीसी ले लेगा और कंपनसेशन सेस का उसने आईटीसी ले लिया। लेकिन कार जब वो 22 सितंबर या उसके बाद में बेचेगा तो उस पर उसको सिर्फ उस पर जीएसटी या तो 18% पे या 40% पे पे करनी होगी। तो वो उसको जीएसटी की आईटीसी ही को ही वो यूटिलाइज कर पाएगा, बाकी जो भी डिफरेंस होगा उसको वो कैश में पे करना होगा। लेकिन जो कंपनसेशन सेस है उसका अगर उसके पास में कोई क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है, तो क्योंकि उसमें कोई लीगल प्रावधान नहीं है उसको यूज करने का, तो वो लैप्स हो जाएगा। तो वो कंपनसेशन सेस जो एक्यूमुलेट है वो लैप्स कर जाएगा, तो फिर उनको बड़ा नुकसान होगा इससे, तो कि नहीं कोई रास्ता है? देखिए, उसमें नुकसान तो ये कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि जब भी गुड्स पे रेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो ट्रांजिशन पीरियड में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि कोई अगर पहले से लेवी थी वो लेवी अब नहीं रही, क्योंकि कंपनसेशन सेस की लेवी नहीं रहेगी, तो उस पर पहले जो आईटीसी होता है वो लैप्स कर जाता है। तो ये स्थितियां तो पास में भी आई थी और इसी तरह से उनको हैंडल किया गया था। जीएसटी रिफॉर्म से मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इस बड़े रिफॉर्म से इकॉनमी को कैसे रफ्तार मिलेगी, इस पर नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम से खास बातचीत की लक्ष्मण रॉय ने। आइए आपको दिखाते हैं। लोगों के सेविंग बढ़ेंगे तो अलग अलग बास्केट की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। इसको मैन्युफैक्चरिंग पे किस तरह का असर देखेंगे? क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलना चाहिए इससे। देखिए जी, ज्यादातर चीजें जिस पर जीएसटी में अब लोगों को बचत होने वाला है और जिसकी जो डिमांड बढ़ने वाली है, इसकी जो ये 90% चीजें अपने देश में ही बनते हैं।
इसमें वो चीजें नहीं है जो विलायत से इंपोर्ट ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। एक आध को छोटा मोटा रॉ मटेरियल कुछ हो सकता है, बट 90% से ज्यादा ये चीजें हमारे देश में बनते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। अगर आप देखेंगे छोटी गाड़ियां हो, स्कूटर और 3 व्हीलर हो, इन पे जीएसटी घटा है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी मंदी अगर हो भी रहा हो, वो सब हट के एक उछाल आएगा। इस उछाल से क्या होगा, डिमांड में इंडस्ट्री को डिमांड बढ़ेगा। इंडस्ट्री को अगर डिमांड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। अभी तक एक बात चल रही है कि देश में इन्वेस्टमेंट सरकार बहुत कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारी सरकार ने की है वो जबरदस्त रहा है। बार बार मांग की जा रही थी कि प्राइवेट सेक्टर भी उसी गति से बढ़े। उस गति के लिए एक टॉनिक दिया है सरकार ने। ये डिमांड बढ़ेगा, डिमांड से उनकी सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो इसका असर एक तरफ लोगों के कंजम्पशन पे भी होगा, डिमांड पे होगा, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे भी होगा, जिससे हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी बढ़ेगी। चूंकि आप इकोनॉमी को काफी गहराई से समझते हैं, अगर मैं थोड़ा सा समझ सकूं कि आपका अनुमान क्या कहता है कि इस डिमांड पुश से, मैन्युफैक्चरिंग पुश से, ओवरऑल जीएसटी रिफॉर्म से जीडीपी ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ जाएगा? अभी तो ये गिनती किया नहीं है, लेकिन कम से कम आधे % का तो एडिशनल जीडीपी ग्रोथ इससे आ सकता है। ये मेरा आंकलन है। इससे बेहतर भी हो सकता है। ये वित्त विभाग आपको बेहतर देना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े कल ही आए हैं। एनालिसिस के बाद हम बताएंगे। बट निश्चित रूप से जीडीपी जो ग्रोथ रेट जो पहले हम लोग आंकलन लगा रहे थे, उससे बढ़ेगा। तो जीएसटी रिफॉर्म, टैरिफ और एफटीए जैसे बड़े मुद्दों पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ आज शाम 6 बजे। अब बात शेयर बाजार की। जीएसटी दरों में कटौती के बाद बाजार में भारी तेजी देखने को मिली, पर बाद में बाजार में मुनाफा वसूली हावी हो गई। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी में 19 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो डिफेंस, पीएससी, एनर्जी शेयर्स में बिकवाली रही। आईटी, रियलिटी, मेटल इंडेक्स में प्रेशर रहा। वहीं ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स ने बढ़त हासिल की। जीएसटी कटौती से ऑटो सेक्टर को कितना पुश मिलेगा, इस पर मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव से सीएनबीसी आवाज ने खास बातचीत की है। देखिए। ये देखिए, इसको रैशनलाइजेशन की तरफ और से नहीं देखना चाहिए। ये एक इकोनॉमी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म का मेजर है। ये सारा जो जीएसटी का स्ट्रक्चर हुआ है, ये सबसे मेजर रिफॉर्म्स की कैटेगरी में आता है और इसकी वजह से पूरी अपनी इकोनॉमी में बहुत फायदे होंगे। और अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा कितने के फायदे होंगे। साथ साथ जो हमारी छोटी गाड़ी का सेगमेंट है, उसमें मैं समझता हूं कि अब ग्रोथ शुरू हो जाएगी और अगले 6 महीने में ये ग्रोथ रेट बढ़ के 10% ग्रोथ रेट आनी चाहिए छोटी गाड़ी की बिकाऊ में। पूरे कार के सेगमेंट में इंडिया में जो अभी तक 1-2% ग्रोथ हो रही थी, वो भी मैं समझता हूँ बढ़ के 5-7% की ग्रोथ तो जरूर हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ऑटो वॉल्यूम्स में इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा और ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट जो है आगे चल के वापस 7-8% के बीच में आ जाएगी एज अ ईयर ऑन अ ईयरली बेसिस। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म कर सरकार ने बड़ी राहत दी है, लेकिन इसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर्स में ऊपरी स्तर से गिरावट रही। आखिर पेच क्या है, बता रहे हैं यतिन मोहता। तो जितना दिखता है उतना सरल नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। इनफैक्ट अगर आप इंश्योरेंस पे जीएसटी की बात करें तो ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में चला गया, यानी किसी भी प्रकार का जीएसटी अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे आपको नहीं देना होगा, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो। जीएसटी को पूरी तरीके से इस सेक्टर के लिए ख़त्म कर दिया गया है। इसका क्या होता है मतलब, ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो कस्टमर्स को फ़ायदा होता है क्योंकि अब जीएसटी पे नहीं करना होगा। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है खर्चों पे, वो अब नहीं मिल पाएगा। तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज एक पर्टिकुलर जीएसटी देती हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, चाहे वो कमीशन एक्सपेंसेस हो, री इंश्योरेंस हो, जिसको ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो एक्सपेंसेस है, जहाँ पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, उससे लागत कम होती थी क्योंकि वो पास थ्रू हो जाता था। अब वो नहीं मिलने पे 5 से 7% तक की लागत बढ़ जाएगी।
इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अगर आपको सेंटिमेंट ठीक रखना है तो आपको ये कॉस्ट अब्जॉर्ब करने पड़ेंगे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आप तुरंत ही पॉलिसी के दाम बढ़ा नहीं सकते, और जिसके कारण वीएनबी मार्जिन्स पे ब्रोकरेजेस के हिसाब से जैसे सीएलएसए मॉर्गन स्टैनली है असर मुमकिन है। मार्जिन्स पे तो असर होगा ही, अगर हम कमीशंस की बात करें, दूसरे कॉस्ट की बात करें, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनीज को अब कम करना पड़ेगा। तो शायद शॉर्ट टर्म में इंश्योरेंस कंपनीज का नुकसान होता हुआ आपको नजर पड़ेगा, मार्जिन पे प्रेशर दिखेगा। और एग्रीगेटर्स की बात करें तो एग्रीगेटर्स क्योंकि कमीशन घट सकते हैं तो इनको भी थोड़ा बहुत घाटा का सामना करना पड़ता आपको दिखाई देगा। तो 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही एसी, डिशवॉशर और बड़े स्क्रीन के टीवी सस्ते हो जाएंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के मुताबिक दिवाली के मौके पर टैक्स कटौती से बिक्री बढ़ेगी, लेकिन ग्राहकों को इससे कितना फायदा होगा, देखिए रिपोर्ट। फेस्टिव सीजन के दौरान खास तौर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस बार के फेस्टिव सीजन की बात करें तो ये और भी खास होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा रिडक्शन सरकार की तरफ से किया गया है जीएसटी में। कहाँ ये रिडक्शन का असर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह के जो एलईडी पैनल्स हैं, अब तक जो 32 इंच के एलईडी पैनल्स हैं, इस पर 18% ही जीएसटी लगता था। यानी कि इस तरह के पैनल्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी रिडक्शन की गई है वो इस तरह के बड़े एलईडी पैनल्स पर की गई है जो 32 इंच से ऊपर के हैं। पहले या फिर अभी तक ये जो पैनल्स हैं ये 28% जीएसटी के स्लैब में आते थे, लेकिन अब 28% स्लैब को ही खत्म कर दिया गया है और अब ये घटकर 18% जीएसटी के स्लैब में आ जाएंगे 22 सितंबर के बाद। मैं आपको बता दूं नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और ये बड़ा फैसला भी उसी दिन से लागू होगा। एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इस तरह का 55 इंच का एलईडी पैनल है, अभी इसका ऑफर प्राइस आप देख पा रहे होंगे 60,990 रुपए का है, लेकिन अगर यही आप एलईडी पैनल 22 सितंबर को खरीदते हैं या उसके बाद खरीदते हैं तो इसकी कीमत में अच्छा खासा फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में वो सेगमेंट जिसमें आपको अक्रॉस द सेगमेंट जीएसटी रिलीफ मिला है वो है एयर कंडीशनर। अभी की बात करें तो चाहे विंडो एसीज हो या फिर इस तरह के स्प्लिट एसी हो, इन सभी पर पूरे सेगमेंट में ही 28% जीएसटी लगता है, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है इसे भी 28% से घटाकर 18% के ब्रैकेट में डाल दिया गया है और ये जो फैसला है ये 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो खास तौर पर जो कंज्यूमर्स, खास तौर पर जिस तरह से अब गर्मी देश भर में बढ़ती है तो एसी कोई लग्जरी नहीं रह गया। शायद यही वजह है कि इसको एक मास कंजम्पशन प्रोडक्ट मानते हुए अक्रॉस द सेगमेंट 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो बड़े एलईडी पैनल और एयर कंडीशनर के बाद एक और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है जो जिसमें जीएसटी रिडक्शन देखने को मिला है, वो है इस तरह के डिशवॉशर। डिशवॉशर की बात करें तो कोविड के दौरान या फिर कहें कि कोविड के बाद से ही देश में इस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और अब चूंकि इसे थोड़ा सा रीजनेबल बनाया जा सके इस लिहाज से बड़ा डिसीजन लिया गया है कि अभी आप देखेंगे इस पर 28% का जीएसटी लगता है, लेकिन अब उसे भी घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी कि ये भी अगर आप फेस्टिव सीजन में लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। दीपाली नंदा, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत सिंगापुर रिश्ते के 60वें साल के मौके पर लॉरेंस वोंग 3 दिन की भारत यात्रा पर है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई एमओयूज पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद लॉरेंस वोंग ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता और तनाव के इस दौर में सिंगापुर और भारत के रिश्तों का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से हमारा रिश्ता इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने के लिए सिंगापुर को धन्यवाद दिया। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वोंग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।
लुटियंस दिल्ली का ऐतिहासिक बंगला 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला सरकारी आवास था, अब भारत की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डील्स में शामिल हो गया है। इस बंगले की हाल ही में लगभग 1100 करोड़ रुपए में डील हुई है। इसकी लोकेशन, राजनीतिक विरासत और आलीशान निर्माण ने इसे खास बनाया है। देश की राजधानी सबसे पॉश इलाके में स्थित ये प्रॉपर्टी अब चर्चा में है। क्या है इसके पीछे खास वजह, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। मेरे पीछे जो आप ये बंगलो देख रहे हैं 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग, ये है काफ़ी महत्वपूर्ण। इसका ऐतिहासिक महत्व है खासतौर पे इसलिए क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये पहला आधिकारिक निवास रहा था। उस समय इसे यॉर्क रोड कहा जाता था। नेहरू 1948 में तीन मूर्ति भवन में शिफ्ट कर गए, लेकिन उससे पहले कुछ समय के लिए वो यहाँ रहे थे। और अब ये बंगलो एक बार फिर से चर्चा में है, इसलिए क्योंकि ये शामिल हो गया है देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी डील्स में से। इसे 1100 करोड़ में खरीदा है। जानकारी के मुताबिक एक बेवरेज कंपनी के मालिक ने इसे खरीदा है। इसकी जो वर्तमान मालिक हैं वो है राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी, जो कि राजस्थान की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उन्होंने इसे बेचा है। और इसके अगर आर्किटेक्चर की बात करें, कुल मिला के 3.7 एकड़ में फैला हुआ है इसका जो पूरा एरिया है। जो कंस्ट्रक्शन है वो अकेले 24,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और बहुत ही ब्रिटिश कालीन आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा। बहुत ही क्लासिकल लुटियंस जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे दिखेगा। लुटियंस जोन के बिल्कुल केंद्र में है ये, ठीक बगल में इसके आपको होटल ताज मानसिंह दिखेगा। और अब जिस तरीके से ये जो बंगलो है फिर से चर्चा में है, इसे सबसे महंगी प्रॉपर्टी डील्स में ये शामिल हो गया है। रोहन सिंह, दिल्ली। दिल्ली में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यमुना के किनारे के इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जहां पानी का भराव ज्यादा है, वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यमुना बाजार इलाके में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। इधर आईएसबीटी बस अड्डे पर भी पानी भरा हुआ है। जल भराव से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 54 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 43 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली सचिवालय के रास्ते पर भी पानी भर गया। हालात का जायजा लिया प्रियंका ने। दिल्ली में यमुना उफान पर है और यमुना का जलस्तर 207 के ऊपर ही बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय की पास की रोड पे, जहाँ पर आप देखेंगे कि पानी जो है अब यहाँ भी आने लगा है। ये अंडरपास या ढलान है जहाँ पर पानी आप देख रहे हैं कि पास ही में, क्योंकि यमुना है, ये इसके पीछे जो है पूरा यमुना फ्लड प्लेन का इलाका है, वहाँ से पानी रिसकर अब इस सड़क पर भरने लगा है। हालांकि ये पानी को पंप आउट करने के लिए यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा दें। पर यहाँ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यमुना इस कदर उफान पर है कि यमुना फ्लड प्लेन से लगी जो बाढ़ इलाके हैं यमुना के, उनसे लगी सड़कों पर भी अब पानी भरने लगा है। ये तस्वीरें सचिवालय की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सक्शन पाइप्स लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके सैंड बैग्स यहाँ पर लगाए गए थे पानी को रोकने के लिए। देखें, निकासी के तमाम पॉइंट्स बने हुए हैं और उन निकासी के पॉइंट्स पर जहाँ आप देखेंगे सैंड बैग्स के पास से ही पानी जो है वो रिस कर बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये स्थिति फिलहाल यमुना फ्लड प्लेन जो इलाके हैं वहाँ पर बनी हुई है, उनसे जुड़ी सड़कों पर फिलहाल पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दिल्ली के बाद बात करते हैं पंजाब की, जो बाढ़ की चपेट में है। राज्य का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां बाढ़ का असर ना दिख रहा हो। जनजीवन अस्त व्यस्त है, आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ आ गई है। 1655 गांवों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को 7 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा भी किया और सरकार से पूरी मदद मिलने का आश्वासन भी दिया। फसलें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। आज भी रावी का ये पानी खेतों में बह रहा है। सिल्ट भी नीचे में देख रहा हूँ, पाँव के नीचे मिट्टी नहीं सिल्ट है जो जमा हो गई है। ये फसल तो खत्म हो गई, अगली फसल पे भी संकट है। बिना जाए दर्द का अंदाज और नुकसान का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। और मैं कोई मंत्री के रूप में नहीं, मैं तो किसानों के, पंजाब के सेवक के रूप में आया हूँ। तो पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां खेतों से लेकर सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। देखिए मनोज राठी की ये रिपोर्ट।
अभी हम मौजूद हैं डेरा बाबा नानक के गांव धर्मकोट रंधावा में और दोबारा से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और आप तस्वीरें खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात दोबारा से बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। हालांकि देखो पहले ही काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और काफी घर जो हैं, कई गांव जो हैं वो बह चुके थे, उनके कपड़े, उनके सामान, सारा कुछ नुकसान गया था। हालांकि 2 दिन पहले कुछ आराम हुआ था कि पानी का लेवल काफी कम हुआ था, लेकिन दोबारा से इस तरह के हालात जो हैं वो हुए और पानी का लेवल दोबारा से बढ़ता नजर आ रहा है। जो प्रशासन है, जो अलग अलग एनजीओज हैं, वो लगातार राशन या फिर मेडिकल सेवाएं वो जरूर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से अगर पानी का लेवल बढ़ता है, जो कि अब बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। हादसे में 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए हैं। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में जगह जगह पर भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन पर असर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।